एवोगाड्रोस लॉ, और आज ही पढ़ लेना वेपर डेंसिटी, एम्पेरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये सब आज हो जाए। तो पहले तो लिख लो फिर समझाते हैं। एवोगाड्रोस लॉ देखिए, अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, under similar condition of temperature and pressure, equal volume of all gases contain same number of molecules or moles। देखो इसका क्या मीनिंग होगा। अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर प्रेशर, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और मोल। दैट इज करके एक सिंपल यहाँ पे फिगर ड्रॉ कीजिएगा। एक ही तरह का 3 कंटेनर यहाँ पे हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। इसका भी वॉल्यूम भी है, इसका भी वॉल्यूम भी है। थोड़ा बड़ा छोटा देखने में लग रहा होगा, बनाने का कोशिश कीजिए। इसका प्रेशर और टेम्परेचर सेम है, इसका भी प्रेशर और टेम्परेचर सेम है, इसका भी प्रेशर और टेम्परेचर सेम है। कंसीडर कर लेते हैं ये हाइड्रोजन गैस है, ये O2 गैस है, ये N2 गैस है। प्रेशर और टेम्परेचर सेम है। लेट वॉल्यूम ऑफ, लेट ऐसा करते हैं VML, लेट वॉल्यूम ऑफ VML, वॉल्यूम ऑफ H2 gas contains X molecules, तो यहां भी कितना होगा, सेम वॉल्यूम है, तो VML ऑफ O2 gas contains X molecules। देखो तो सुनाई दे रहा है क्या? सुन पा रहे हो क्या? यस सर। कट गया क्या? yes। यहां लिखे थे लेट VML वॉल्यूम ऑफ H2 gas contains X molecules, VML of O2 gas contains X molecules of O2, X molecules of, यहाँ पे कर देते हैं H2, ये N2 है, तो VML of N2 gas
contains X molecules of N2 gas। यहां और करके लिखेंगे, इसमें नंबर ऑफ मोल इक्वल टू होगा X बाय एवोगाड्रो नंबर। इसका भी लिखेंगे इसके नीचे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 गैस, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 गैस इक्वल टू होगा X बाय एवोगाड्रो नंबर। इसमें लिखिएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 गैस इक्वल टू X बाय Na, एवोगाड्रो नंबर। अब ध्यान से देखिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो सेम है, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम होने के कारण नंबर ऑफ मोल भी आपको सेम है, नंबर ऑफ मोल भी सेम है। थोड़ा इस बात को ध्यान से देखना है। एक्चुअली एवोगाड्रो लॉ क्या है, तो इनका ये कहना था, जो जितने भी आपको गैसियस मॉलिक्यूल्स है, अगर सेम कंटेनर हो, दिमाग में बैठा, अगर सेम कंटेनर हो, सेम कंटेनर का मीनिंग ये होता है जिसका वॉल्यूम सेम। जैसे यहाँ मान लो एक इस तरह का कंटेनर दिखा रहे हैं जिसमें हाइड्रोजन गैस है और इसका वॉल्यूम क्या माने VmL, इसका भी VmL 10 लीटर है तो ये भी 10 लीटर, ये भी 10 लीटर, 10 लीटर ये है तो 10 लीटर, ये भी 10 लीटर। कोई भी गैसेज आप रखें, वॉल्यूम उसका सेम होना चाहिए तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम होता है। जिस समय ये दिया गया था तो उस समय भी थोड़ा सा अटपटा जैसा लग रहा था, तो डिफरेंट नेचर का गैसेज होगा, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सबका अपना अपना नेचर है, लेकिन वॉल्यूम सेम होने से सबका मॉलिक्यूल्स कैसे सेम होता है? तो मॉलिक्यूल सेम होता है, तो मॉलिक्यूल सेम, अगर आपको कंडीशन सिर्फ इतना रह गया, जो प्रेशर और टेम्परेचर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, और वॉल्यूम आपको क्या होना चाहिए, उस कंटेनर का सेम होना चाहिए। कोई भी गैसेज उसमें फिल्ड कर दीजिए आप, तो निश्चित रूप से इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम होता है। कहने का मीनिंग, ये हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन में जितना मॉलिक्यूल्स होगा, अगर एक का काउंटिंग हम लोग कर लें, इस कंटेनर में हाइड्रोजन का इतना मॉलिक्यूल्स है, तो इसमें भी आपको ऑक्सीजन का उतना ही मॉलिक्यूल्स होगा, जबकि ऑक्सीजन आपको डिफरेंट नेचर का होता है। इसका मॉलिक्यूलर मास अलग होता है, इसका मॉलिक्यूलर मास अलग होता है, यानी डिफरेंस है दोनों में, ये भी इसका भी अलग होता है, लेकिन फिर भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सब में सेम होता है। और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यहाँ देखो ना, ऐसे किए, लेट VmL वॉल्यूम ऑफ H2 गैस कंटेन्स X मॉलिक्यूल्स, इसमें X मॉलिक्यूल्स है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना हो गया, X बाय, यहाँ पे जो मोल अगर फाइंड करेंगे तो X बाय Na, चूंकि X जो मॉलिक्यूल्स आप लिए हैं, तो मॉलिक्यूल से मोल आप फाइंड कर सकते हैं। कैसे बताए आपको, प्रीवियस जितना क्लास हुआ उसमें ये बताए, जो किसी का मॉलिक्यूल्स दिया रहेगा एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करो, एवोगाड्रो नंबर से यदि डिवाइड करते हो तो क्या बन जाता है, मोल बन जाता है। तो X मॉलिक्यूल्स है, इसका भी VmL है तो X ही मॉलिक्यूल्स होगा, इसका भी VmL है तो X ही मॉलिक्यूल्स होगा, लेकिन ये नाइट्रोजन का होगा, ये किसका होगा, ऑक्सीजन का होगा, ये किसका होगा, हाइड्रोजन का। और यदि मॉलिक्यूल सब में सेम है, इसका 10 मॉलिक्यूल्स है, थोड़ा ध्यान दो, अगर मान लो इसका 10 मॉलिक्यूल्स है, इसका भी आपको 10 मॉलिक्यूल्स है, इसका भी 10 मॉलिक्यूल्स है, अगर इसका आपको बोले जो 10 मॉलिक्यूल्स H2 है, तो बताइए इसका मोल कितना, तो सबको पता है, इसमें आपको कोई परेशानी नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, 10 और डिवाइडेड बाय क्या कर देते हैं, बोलो, एवोगाड्रो नंबर। आपको बताए गिवन मॉलिक्यूल्स बाय क्या, एवोगाड्रो नंबर, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल, तो ये भी इतना ही हो जाएगा, और ये भी आपको देखो इतना ही हो जाएगा, और ये भी कितना, इतना ही हो जाएगा, वही लिखा गया है। यहाँ अगर X है, X मॉलिक्यूल्स इसका कंसीडर किया गया है VmL में, तो नंबर ऑफ मोल्स इसका X बाय Na होगा, इसका भी X बाय Na होगा, इसका भी X बाय Na होगा, ये नेचर पे डिपेंड नहीं किया। अब अगर आप सोचते हैं अमोनिया के लिए क्या होगा, उसका एटॉमिसिटी अलग है, F2 के लिए क्या होगा, ओजोन के लिए क्या होगा, कोई भी गैसेज है, ऑल गैसेज करके लिखा गया, ऑल गैसेज, कोई भी गैसेज है, तो बड़ा एक शानदार आपको देखिए यहाँ कंसेप्ट आया। क्या कंसेप्ट आया, कि कोई भी गैसेज है
दिमाग में बैठाओ, कोई भी गैसेज है यूनिवर्स में, कोई भी गैसेज है, अगर उसका वॉल्यूम सेम हो तो एक का अगर हम लोग काउंटिंग कर लें किसी कंटेनर में इसका इतना मॉलिक्यूल्स है तो सबका सेम होगा। कंडीशन सिर्फ इतना रहा जो प्रेशर और टेम्परेचर सेम रहना चाहिए, वो ये लिखा गया। आपसे कोई पूछेगा एवोगाड्रो लॉ क्या है तो आप बोलेंगे अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस। देखिए ऑल द गैसेस कंटेन सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और मोल्स। अगर मॉलिक्यूल सेम होगा तो निश्चित रूप से मोल भी सेम होगा, क्योंकि ये जो डिवाइडिंग फैक्टर देखो एवोगाड्रो नंबर तो सब में आएगा, इसीलिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम होता है और नंबर ऑफ क्या होता है, मोल भी सेम होता है। इसी को बोला जाता है एवोगाड्रो। अब हम लोग सोचते हैं क्या एक्चुअली इससे क्या फायदा होगा, क्या कैलकुलेशन करना पड़ेगा। इससे एटॉमिसिटी कैलकुलेट कर, इससे वेपर डेंसिटी कैलकुलेट कर और मॉलिक्यूलर मास किसी गैसेस के लिए 22.4 लीटर कैसे होता है वो देखने का कोशिश कर। इतना कैलकुलेशन आप इससे कर सकते हैं। यानी कह सकते हैं हम लोग कोई जो एलिमेंट्री गैस है उसका एटॉमिसिटी क्या होगा या वेपर डेंसिटी हम लोग कैसे निकालेंगे। आज आप पढ़ोगे वेपर डेंसिटी जो होता है मॉलिक्यूलर मास बाय 2 होता है। तो वेपर डेंसिटी इक्वल टू होता है मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय, एक डेंसिटी वर्ड है। तो डेंसिटी भी आपको 3 टाइप का होता है, एक होता है वेपर डेंसिटी, एक होता है एब्सोल्यूट डेंसिटी और नंबर 3 होता है आपको स्पेसिफिक डेंसिटी। तो सारे डेंसिटी को आज हम लोग को क्लियर है, इसीलिए एवोगाड्रो लॉ काफी इंपॉर्टेंस माना गया है। इसको विवियान कर लोगे, थोड़ा समझने का कोशिश करो। कुछ नहीं है, थोड़ा ध्यान रखना है जो कोई भी आपको गैसेज है सिर्फ उसका अगर वॉल्यूम सेम होगा, कोई कंटेनर सेम होगा जिसमें फिल्ड किया गया है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपको सेम होना ही है। ये नेचर आपको डिफरेंट डिफरेंट होगा उससे कोई मैटर नहीं। तो एक बड़ा यूनिक था जिस समय दिया गया था, उस समय भी इस बात पे किसी को यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन आने वाले समय में क्लियर हो गया जैसा होता ही है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपको क्या होता है सेम हो जाता है। तो वही लिखें। अब इसे दैट इज करके नीचे अगर हम लोग लिखें यहाँ पे आप लिख सकते हैं भी वॉल्यूम क्या हो गया, यहां लिख के आप यहां लिखिए। देखो तो पहले इतना लिख पाए, पहले लिखो कॉपी में, 1 मिनट का समय दे रहे हैं। अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन्स सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और मोल्स। याद भी हो गया होगा। हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कोई भी गैसेज है, अगर वॉल्यूम सेम है, कंडीशन क्या हो गया, वॉल्यूम सेम है और प्रेशर और टेम्परेचर वैरी नहीं करना चाहिए, वो सेम रहना चाहिए। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सारे गैसेस का सेम होगा और नंबर ऑफ मोल ही सेम। गैस के एटम के लिए नहीं ना है? गैस का एटम? हाँ, एटम के लिए क्यों होगा, एटम तो आपको सर्वाइव नहीं करता है, पहले भी बताए थे। जैसे मान लीजिए आप ऐसा करेंगे, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन तो सर्वाइव नहीं कर रहा है, H2 सर्वाइव कर रहा है, ये नहीं गैस हुआ, ये गैस थोड़ी है, ये तो नेसेंट हाइड्रोजन है। O2 है तो ये सर्वाइव करेगा, N2 सर्वाइव करता है, O नहीं करता, N नहीं करता है, ये एटम है। तो गैस के लिए बोला जा रहा है। देखो ना H2 लिखे, O2 लिखे, N2 लिखे, क्या और भी कोई गैसेज आप लिख सकते हैं। स्टेटमेंट पहले लिखा गया, देखो ना ऑल, जितना भी लिखा गया ऑल गैसेज। ऑल गैसेज का मीनिंग क्या हुआ, जो कोई भी गैस आप फिल्ड कर सकते हैं उस कंटेनर। कंडीशन इतना है वॉल्यूम सेम होना चाहिए, वॉल्यूम सेम होना चाहिए, वॉल्यूम सेम होना चाहिए। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम होगा, मोल भी आपको सेम होगा। आपसे कोई पूछे एवोगाड्रो नंबर क्या है तो आप क्या बताते हैं, एवोगाड्रो नंबर क्या होता है, इतना इक्वल टू 6.022 into 10⁻23। ये एटम्स भी होता है, मॉलिक्यूल्स भी होता है, आयंस भी होता है। और यदि आपको एवोगाड्रो लॉ पूछा जाए तो दोनों को यहाँ वीवीआई किए। अब थोड़ा ध्यान रखेंगे, एवोगाड्रो लॉ अगर पूछा जाए तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे जो कोई भी गैसेज है अगर वॉल्यूम उसका सेम है, वॉल्यूम आपको डिफर नहीं कर रहा है, वॉल्यूम सेम है, इसका टेम्परेचर भी सेम है, अगर उन टेम्परेचर पे ही देखा जाए तो निश्चित रूप से सारे गैसेज में मॉलिक्यूल सेम होता है। एक का मॉलिक्यूल्स पता हो गया तो दूसरा में भी वही होगा। मैंने बताया, देखो यहाँ पे 10 लिखे, 10 मॉलिक्यूल्स बाय द वे इसमें है, बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल्स होगा, ऐसे ऑब्जर्वेशन के लिए आपको 10 दूंगा, इसमें बहुत ज्यादा होगा,
इसका भी बोल रहे हैं, अगर ये 10 है तो ये भी 10 होगा। 10 मॉलिक्यूल्स तो बहुत ही कम हुआ, आप जान ही रहे हैं एक मोल में 6.02 to 10 और 23 होता है, तो बहुत ज्यादा होगा। लेकिन एक ऑब्जर्वेशन के लिए बोले, अगर मान लो ये 10 है, 100 है, कुछ भी, तो इसमें भी उतना ही होगा, उसमें भी उतना ही होगा। आपको मॉलिक्यूल्स चेंज नहीं करता है, इसीलिए इतना लिखने के बाद आप लिखेंगे नीचे, एक बार फिर से आप दैट इज करके लिखेंगे ऐसे, दैट इज भी क्या हो गया, ये वॉल्यूम हुआ, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है n, इसी को कहते हैं एवोगाड्रो लॉ, याद रखेंगे यार। भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल n, n क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स, n है आपको नंबर ऑफ मोल्स, ये नंबर ऑफ मोल्स है, नंबर ऑफ मोल का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्या हम लोग लिख सकते हैं सर, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ने से नंबर ऑफ ये क्या मॉलिक्यूल्स बढ़ेगा, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ने से नंबर ऑफ मोल बढ़ेगा। तो नंबर ऑफ मोल यही था, n से रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ मोल को, स्मॉल n से। अब देखो ना, नंबर ऑफ मोल सबका वही है, सबका वही है, सेम है, तो हम लोग कह सकते हैं जो वॉल्यूम क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ मोल का है। तो बोलो समझ में आया क्या? यस सर। आप लोग ये बोलिए। कृति बोलो। यस सर। अब मेठी बोल रही है ना? हाँ सर। कृति यस सर। आया समझ में? आप क्या बोलेंगे एवोगाड्रो लॉ के लिए? क्या क्या बोलिएगा? कोई पूछेगा एवोगाड्रो लॉ क्या है, क्या बोलेंगे? वॉल्यूम अगर सेम हो और प्रेशर और टेम्परेचर भी बिल्कुल सही, सेम रहेगा तो सारे में मॉलिक्यूल सेम होगा, मतलब उतना ही होगा, चाहे कोई भी गैस कोई भी गैसेज हो। इसीलिए हम लोग भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल n लिख सकते हैं। जब कभी एवोगाड्रो लॉ का आएगा ना यहाँ, अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रो लॉ, आप क्या समझोगे, लिखिए स्टेटमेंट इतना थोड़ी लिखना है, तो मीनिंग ये समझना है जो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ मोल का, मॉलिक्यूल सेम होगा तो मोल निकालने के लिए तो आता ही है, एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर देते हैं हम लोग। तो क्लियर हो गया? देखो ना, x अगर है तो एवोगाड्रो नंबर वही हुआ, इसमें भी x ही रहेगा, इसीलिए एवोगाड्रो नंबर वही रह गया, इसमें भी x ही है तो x बाय एवोगाड्रो नंबर। तो जैसे मान लीजिए प्रीवियस में बताए, जो मोल फाइंड करना है किसी भी मॉलिक्यूल्स का, फॉर्मूला दी, गिवन मॉलिक्यूल्स, गिवन एटम्स, गिवन आयंस रहेगा, उसमें एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दोगे तो नंबर ऑफ मोल फाइंड, ये भी एक फॉर्मूला था। तो यहाँ पे वही अप्लाई किए हैं और भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल n हो गया। तो क्लियर हो गया, इसे हम लोग कहते हैं एवोगाड्रो लॉ। अब इसे इरेज करें, लिख लिए। आयुष बोलो, लिखे, इरेज करें। आयुष यस सर। कट गया, ठीक है, इरेज करें ना? यस सर। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग डबल नोटेशन देते हैं और अब इसका एप्लीकेशन लिखते हैं। तो लिखेंगे एप्लीकेशन ऑफ एवोगाड्रोज नंबर, सॉरी एवोगाड्रोज लॉ ना, एप्लीकेशन ऑफ एवोगाड्रोज लॉ, इसका एप्लीकेशन देखते हैं। पहला एक सिंगल नोटेशन दीजिएगा, लिखिएगा टू फाइंड द एटॉमिसिटी of
एलिमेंट्री गैसेस वर्ड लिखिएगा। टू फाइंड द एटॉमिसिटी ऑफ एलिमेंट्री गैसेस, जो एलिमेंट्री गैस है उसका एटॉमिसिटी फाइंड करने में ये हेल्प करता है। यहाँ पे देखो एक रिएक्शन लिख रहे हैं, एक रिएक्शन हम लोग इस तरह से कंसीडर कर रहे हैं, जो मान लीजिए ये H2 है, अब प्लस आपको Cl2 है, तो ये आपको क्या बनाएगा, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन गैस है, और ये भी क्या Cl2 गैस है, ये बनाएगा 2HCl गैस। देखिए इस तरह से ये भी गैस बनाएगा। तो हम लोग क्या किए, ये जो देख रहे हैं आगे कुछ नहीं है, यहाँ भी कुछ नहीं है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, वन वॉल्यूम, और ये क्या 2 वॉल्यूम बनाया। यहाँ आगे कुछ नहीं है, तो 1 मोल, इसका 1 मोल से रिएक्ट करके बताए थे, इसका मीनिंग हुआ 2 मोल। इसे वॉल्यूम के भी टर्म में लिखा जा सकता है, ये हुआ यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मोल भी है, ऐसे 1 वॉल्यूम करके भी हम लोग लिख सकते हैं, 1 भी वॉल्यूम, इसको हटा देते 1 भी करके लिखते हैं 1 वॉल्यूम। इसका भी इसके सामने लिखते हैं 1 वॉल्यूम, और ये बनाया कितना, 2 वॉल्यूम। इसमें 1 वॉल्यूम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मोल इसमें 1 है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इसमें मान लेते हैं, और करके यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे n मॉलिक्यूल्स, थोड़ा ध्यान देना, और यहाँ भी लिख सकते हैं n मॉलिक्यूल्स, और यहाँ देखिए इसके सामने क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ये 2 है, लिखेंगे 2 मॉलिक्यूल्स बनाया। इससे ये जो स्टेटमेंट होता है, कोई जो रिएक्शन लिखते हैं आप, इसमें हम लोग मोल के भी टर्म में बोल सकते हैं, मॉलिक्यूल्स के भी टर्म में बोल सकते हैं, और इससे नंबर ऑफ वॉल्यूम के भी टर्म में बोल सकते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के भी टर्म में बोल सकते हैं, और मोल के भी टर्म में बोल सकते हैं। तो मोल के टर्म में यहाँ जो भी रहेगा, इसका जो स्टोइकोमेट्रिकल कोएफिशिएंट रहता है, यहाँ पे कोई कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं, तो यहाँ पे 1 है, ये बैलेंसिंग रिएक्शन है, 2 हाइड्रोजन है, तो देखो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ Cl2 कितना है, क्लोरीन 2 है, तो यहाँ भी क्लोरीन, बैलेंस रिएक्शन। तो इसका 1 मोल से रिएक्ट करके 2 मोल बनाया। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 वॉल्यूम, इसके 1 वॉल्यूम से रिएक्ट करके 2 वॉल्यूम बनाया। और इसके मॉलिक्यूल्स के टर्म में ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ देखिए n मान लिए, तो n मॉलिक्यूल्स, इसका ये n मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करके, और ये क्या बनाया, यहाँ 2 है, तो 2 n मॉलिक्यूल्स, यहाँ n छूट गया, यहाँ लिख सकते हैं हम लोग 2n मॉलिक्यूल्स। देखो इस तरह से ये n है, ये n है, तो इसको लिख सकते हैं 2n मॉलिक्यूल्स। तो लिखने के लिए सब सीखना पड़ेगा, तो जो बता रहे हैं इस ढंग से हम लोग कर सकते हैं। अब इसमें देखिए क्या, ये 2n मॉलिक्यूल्स है, और करके इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर इसका 2n मॉलिक्यूल्स है, तो n मॉलिक्यूल्स अगर रखें, तो n अगर यहाँ पे मॉलिक्यूल्स रखें, तो इसके सामने क्या होगा, n/2 मॉलिक्यूल्स, और इसके भी सामने क्या होगा, n/2 मॉलिक्यूल्स। क्या होगा कि नहीं होगा, कुछ नहीं किए हैं, यहाँ 1 है, तो अगर n माने इसका, तो इसका भी 1 है, तो ये भी n मॉलिक्यूल्स होगा। n मॉलिक्यूल्स क्लोरीन का होगा, n मॉलिक्यूल्स आपको हाइड्रोजन का होगा, और इसका कितना होगा, 2n मॉलिक्यूल्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 है स्टोइकोमेट्रिकल कोएफिशिएंट। अब यहाँ बात क्या किए, यहाँ जो 2 था, तो यहाँ डिवाइडिंग फैक्टर यहाँ से n के लिए रखे, यानी 2n मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl कंटेन्स n मॉलिक्यूल्स ऑफ, ठीक है, Cl2, n मॉलिक्यूल्स ऑफ क्या, H2। तो n के लिए रखेंगे तो 2 डिवाइडिंग फैक्टर इसमें भी हो जाएगा, इसमें भी हो जाएगा, और करके इसे अब 1 मॉलिक्यूल कर लेते हैं। अगर 1 मॉलिक्यूल होगा तो क्या, फिर यहाँ और करके लिखिएगा, अगर ये n मॉलिक्यूल है तो इसे 1 मॉलिक्यूल कर लीजिए, 1 मॉलिक्यूल के लिए। अब ये कितना होगा इसके सामने, तो यहाँ पे 1 है, तो 1/2 मॉलिक्यूल हो गया,
देखो थोड़ा ध्यान से इस बात को देखना, काफी काम करेगा आगे। फिर यहाँ भी 1 होगा तो क्या हो जाएगा 1/2 मॉलिक्यूल। इसका वैल्यू 1 रखे तो ये 1 मॉलिक्यूल हो गया, इसका भी 1 हो जाएगा। जब n का वैल्यू 1 रखे तो ये क्या 1/2 मॉलिक्यूल, ये भी क्या 1/2 मॉलिक्यूल। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगर हाइड्रोजन का एटॉमिसिटी फाइंड करना है, एटॉमिसिटी का मीनिंग क्या होता है वो भी थोड़ा पहले क्लियर कर देते हैं। जैसे हाइड्रोजन है H2, इसका एटॉमिसिटी आपको 2 इसमें एटम है। एटॉमिसिटी का मीनिंग ये हुआ उसमें कितना एटम, यहाँ O2 है तो इसका भी 2 हो गया। अगर आपको O3 ओजोन है तो इसका 3 हो गया। यदि आपको जैसे अभी HCl है इसका एटॉमिसिटी पूछे तो बताइए कितना होगा। एक क्लोरीन है, एक हाइड्रोजन है, तो कितना होगा बोलो, 2 होगा। होगा कि नहीं होगा। अगर आपसे पूछे अमोनिया का एटॉमिसिटी बोलिए तो कितना होगा बोलो, 4, तो 3 और 1 कितना हो गया 4, ऐसे करके लिखेंगे। तो कोई भी गैसेस का या कोई भी मॉलिक्यूल्स का एटॉमिसिटी उसमें कितना एटम प्रेजेंट है उस पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ एटम। इसका 3 है, इसका 1 है, तो जोड़ दिए तो 4 हो गया। तो यहाँ ये कैसे कैलकुलेट कर पाता है, यहाँ जो लिखे टू फाइंड द एटॉमिसिटी ऑफ एलिमेंट्री गैसेस, उसी को दिखाना है। इससे क्या होगा, बड़ा बड़ा जो प्रॉब्लम है उसको सोच पाओ। तो कुछ नहीं किए हैं, जो रिएक्शन लिखा जाता है जैसे H2 है, Cl2 है, ये बनाया 2HCl, इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। हाइड्रोजन और क्लोरीन रिएक्ट करके हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनाता है, यहाँ 2 था, यहाँ 2 था, इसके लिए बैलेंसिंग फैक्टर 2 आया। अब इसे बोलेंगे कैसे, फिर से एक बार बोल, इसका 1 मोल, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मोल, इसके 1 मोल से रिएक्ट करके 2 मोल बना रहा है। वॉल्यूम के टर्म में बोलेंगे 1 वॉल्यूम रिएक्ट करके 2 वॉल्यूम बना रहा है। अगर n मॉलिक्यूल्स इसका लिखा गया n मॉलिक्यूल्स, तो ये भी 1 ही है, ये भी 1 ही है। n मॉलिक्यूल्स इसके लिए लिखा गया तो ये भी आपको n मॉलिक्यूल से रिएक्ट किया, इस दोनों का बनाया कितना ये मॉलिक्यूल 2n मॉलिक्यूल्स। अब इसको क्या कर दिए, यहाँ 2n था तो n के टर्म में लाए, n के टर्म में चूंकि इसका 2n बना रहा था तो n के टर्म में क्या होगा n/2, इसका भी क्या होगा n/2। अब आप क्या किए, यहाँ 1 मॉलिक्यूल कर लिए, ये जो n मॉलिक्यूल था ना इसका 1 मॉलिक्यूल आप कंसीडर कर। अगर 1 मॉलिक्यूल जैसे यहाँ पे HCl देखो 1 मॉलिक्यूल है, तो 1 मॉलिक्यूल में देखिए कितना मॉलिक्यूल हुआ क्लोरीन का, हाफ मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन का देखो कितना मॉलिक्यूल हुआ, हाफ मॉलिक्यूल। तो देखो तो हाफ मॉलिक्यूल क्लोरीन है, हाफ मॉलिक्यूल हाइड्रोजन है। क्लियर, इसको और अच्छे ढंग से यहाँ बताते हैं। जैसे हाइड्रोजन के लिए देखिए, यहाँ हाफ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन H2 इक्वल टू, देखो हाफ मॉलिक्यूल ऑफ H2 कितना हुआ एटम, हाफ मॉलिक्यूल ऑफ H2 कितना एटम हुआ, 1 एटम ऑफ H। देखिए सर, इसे सिंस कर लें। अब देयरफॉर यदि 1 मॉलिक्यूल के लिए फाइंड करें, यहाँ पे ध्यान देना, 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2 के लिए फाइंड करें तो हाफ मॉलिक्यूल में 1 एटम है, हाफ मॉलिक्यूल में 1 एटम, यहाँ देखो ना हाफ मॉलिक्यूल आया, इसका हाफ मॉलिक्यूल में कितना एटम होगा 1 एटम। अब देयरफॉर यदि 1 मॉलिक्यूल के लिए फाइंड करें तो कितना हो गया 2 एटम। तो ये जो 2 एटम्स आया ऑफ हाइड्रोजन, ये क्या हो गया एटोमिसिटी। यहाँ हम लोग लिख सकते हैं एटोमिसिटी ऑफ H2 इक्वल टू क्या 2। तो क्या हेल्प नहीं हुआ, तो आप फाइंड किए एवोगाड्रो लॉ से, उसे कैलकुलेट करने का कोशिश, तो कैसे होगा एटोमिसिटी ऑफ H2 इक्वल टू 2 आ गया। इसी तरह से हम लोग क्लोरीन का भी फाइंड करेंगे तो एटोमिसिटी क्या हो गया 2 हो गया। तो देखो तो ये आया समझ में क्या, yes sir, हाफ मॉलिक्यूल्स इक्वल टू 1 एटम, ऐसे लिए 1 मॉलिक्यूल कर लिए तो 2 एटम हो गया, तो 2 एटम हुआ तो वो क्या हो गया उसका एटोमिसिटी हो गया। आइए इसे लिखिए पहले, एक और दिखाते हैं ऑक्सीजन का।
कि और करके लिखना ऐसा, फिर ये और करके ये लिख, इसके सामने है ये, अलग अलग कर दें, तो ऐसा है, इसके सामने है ये, इसके सामने देखो ये है, और इसके सामने देखो ये है। हो जाएगा तो बोलना कुछ भी। सर एलिमेंट्री गैसेज का मतलब यही ना कि मीन्स कंपाउंड अगर रहेगा तो नहीं हो पाएगा। नहीं, एलिमेंट्री गैसेस का मतलब ये होता है जो सर्वाइव कर रहा है, जैसे हाइड्रोजन नहीं, एच नहीं, वही जो क्वेश्चन आप किए, एलिमेंट्री गैसेस H2O2 N2Cl2 F2 अमोनिया, ये सब एलिमेंट्री गैसेज। सर अमोनिया भी? नहीं, अमोनिया नहीं हुआ, अमोनिया तो रिएक्ट कर गया ना, रिएक्ट करके बनाया ना नाइट्रोजन हाइड्रोजन से, अमोनिया नहीं हुआ। और कोई क्वेश्चन है बोलो, आप लोग बोलिएगा क्या समझ में नहीं आया। अब तो इतना जरूरत नहीं पड़ता है, लेकिन पढ़ने के लिए है तो पढ़ना पड़ेगा। इसका एप्लीकेशन थोड़ा देखने से और अच्छे ढंग से पता चल जाता है, ये लिखने के लिए आया। एरेज करें क्या? कृति बोलिएगा। यस सर। लिख पाए आप? इरेज करें? यस सर। ठीक है, एक दूसरा एक रिएक्शन दे रहे हैं, उस रिएक्शन से बताइएगा। जैसे एक पर्टिकुलर गैस के लिए पूछेंगे उसका एटॉमिसिटी क्या हो। जैसे एक दूसरा रिएक्शन यहाँ पे फिर लिखिएगा, एक सिंगल नोटेशन ये लिखिएगा H2, ये हाइड्रोजन गैस है, अब प्लस क्या O2, ये देखो ऑक्सीजन गैस है। रिएक्ट करने से क्या बनता है H2O, ये भी गैसियस फॉर्म में। यहाँ हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, तो यहाँ पे 2 रखना पड़ेगा बैलेंसिंग करने के लिए। तो कितना हो गया ऑक्सीजन देखो 2, हाइड्रोजन कितना हो गया 4, तो यहाँ पे भी 2 रखना पड़ेगा। अब इसके लिए कैसे लिखेंगे, वॉल्यूम के टर्म में दो, इसके नीचे क्या लिखेंगे? 2 वॉल्यूम। मिठिया बोलिए, बोलिए क्या लिखेंगे? लिखना पड़ेगा 2 वॉल्यूम, यहाँ 2 है तो 2 वॉल्यूम। रिएक्ट किया इसके कितने वॉल्यूम से? 1 1 है वॉल्यूम। तो बोलो क्या लिखेंगे? 1 वॉल्यूम, बिल्कुल सही। ये कितना बनाया, कितना वॉल्यूम बोलिए? 2 2 वॉल्यूम। तो कोई परेशानी नहीं है। अगर हम लोग यहाँ पे इसका मॉलिक्यूल्स के टर्म में लिखें तो हम लोग एटॉमिसिटी इसका ही फाइंड कर सकते हैं, इसका भी कर सकते हैं। तो यदि यहाँ पे और कर दें, ये वॉल्यूम के टर्म में हो, और यदि यहाँ पे और करके लिखें मॉलिक्यूल्स के टर्म में, तो क्या लिखना पड़ेगा? 2n मॉलिक्यूल्स। इसके लिए क्या लिखना पड़ेगा? n मॉलिक्यूल्स। और इसके लिए क्या लिखना? n/2। गुड, ये लिखेंगे n/2। कहाँ कुछ है देखो, तो इसमें कुछ था, ये 2 था, 2n। तो अगर मान लीजिए इसका n लिखेंगे, कृति देखो, अगर ये नहीं समझ में आया आदित्य आप भी देखिए, ये 2n है, तो अगर n लिखे तो ये 2 जो है सब में क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, तो n/2 हो गया। n/2 ये मॉलिक्यूल हुआ, और इसका क्या हो गया, इसमें भी 2 से डिवाइड करेंगे देखो, हाँ, तो 2n/2 हो गया। एक ही बार लिख देते हैं यहाँ हटा करके, कितना मॉलिक्यूल हुआ, n मॉलिक्यूल हुआ। अब यहाँ पे क्या है, इसके बाद क्या लिखे थे, इसका 1 मॉलिक्यूल, एटॉमिसिटी फाइंड करने के लिए इसका लिखे 1 मॉलिक्यूल अगर होगा, ये n मॉलिक्यूल्स था, ये n मॉलिक्यूल्स था, इसका भी इसका मॉलिक्यूल्स था, n मॉलिक्यूल लिखेंगे, सॉरी कहते हैं 1 मॉलिक्यूल लिखेंगे।
1 मॉलिक्यूल के लिए कितना होगा 1/2 मॉलिक्यूल, तो ध्यान देना। और इसका भी क्या होगा 1 मॉलिक्यूल। अगर इसका वैल्यू 1 रख लिए, n का वैल्यू 1 रख लिए, पहले तो देखो 2n कैसे लिए, तो स्टोइकियोमेट्रिकल कोएफिशिएंट इसका 2 था तो 2n, इसका 1 था तो n, इसका 2 था तो 2n। अब इसके n मॉलिक्यूल के लिए ये 2 जो है सब में डिवाइड हो गया तो n/2, इसका 2n/2 तो 2 कट करके n आ गया। अब इसके n के जगह पे 1 मॉलिक्यूल के लिए देख रहे हैं, तो 1 मॉलिक्यूल में के लिए कितना आ गया हाफ मॉलिक्यूल O2 का, और इसका कितना आ गया 1 मॉलिक्यूल। तो अगर आपसे पूछे जो O2 का एटॉमिसिटी क्या हुआ, आसानी से आप फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे वो ध्यान दीजिए। इसी तरह से लिखेंगे हाफ मॉलिक्यूल ऑफ O2 इक्वल टू कितना आइटम बोलो 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। देखो लिखे, यहाँ पे सिंस कर लिए। अब देयरफॉर कितना के लिए 1 मॉलिक्यूल के लिए, 1 मॉलिक्यूल के लिए कितना हो गया, हाफ के लिए हुआ 1 के लिए कितना हो जाएगा 1 मॉलिक्यूल के लिए, 1 मॉलिक्यूल के लिए क्या होगा बोलो 2 एटम, 2 एटम्स। तो O2 का एटॉमिसिटी क्या हो गया, एटॉमिसिटी ऑफ O2 कितना हो गया बोलो 2। अब जानते हो एटॉमिसिटी क्या है, जितना एटम रहता है वो बोल दी तो, लेकिन ये इसलिए पढ़ा रहे हैं आपको जो एवोगाड्रो से हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। और इससे एक फायदा ये होता है जो वॉल्यूम के टर्म में भी सीखे, वॉल्यूम के भी टर्म में इसे लिखा जाता है, मोल के भी टर्म में लिखा जाता है। मोल के टर्म में अगर लिखेंगे इसे कैसे बोलेंगे वो देखो, 2 मोल H2 reacts with 1 मोल ऑफ O2 तो gives 2 मोल ऑफ H2O। वॉल्यूम के टर्म में बोलेंगे तो 2 वॉल्यूम ऑफ H2 reacts with 1 वॉल्यूम ऑफ O2 to gives 2 वॉल्यूम ऑफ H2O। सिंपल। मॉलिक्यूल्स के टर्म में बोलेंगे तो चूंकि यहाँ 2 है तो 2n मॉलिक्यूल्स, n4 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, तो 2n मॉलिक्यूल्स ऑफ H2, इसी तरह से n मॉलिक्यूल्स और 2n, इसको n कर लिए तो 2 से डिवाइडिंग फैक्टर आ गया, इसी को 1 कर लिए 1 मॉलिक्यूल में कितना होगा, तो हाफ आ गया मॉलिक्यूल्स इसका। हाफ में आपको 1 एटम, हाफ में कितना एटम होता है 1 एटम, तो 1 मॉलिक्यूल में कितना आएगा 2, यही इसका एटॉमिसिटी होगी। तो जानते तो है ही, थोड़ा इसको इस वर्ड से हम लोग करेंगे, एक रिलेशन आएगा आगे, आपको सिंपल हो जाएगा जो कितना वॉल्यूम को कैसे एक दूसरे से कोरिलेट करेंगे, ठीक है, मॉलिक्यूल्स को कैसे करेंगे, एटम को कैसे करेंगे, वो सब आपको फायदा हो जाएगा, इसीलिए लिख लें। नहीं तो एटॉमिसिटी तो आप जानते ही, अभी इतना बताया आप आराम से बता सकते, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आयुष आपसे पूछ रहे हैं हाइड्रोजन का कितना हुआ एटॉमिसिटी इसमें 2, ये कैसे कैलकुलेट हुआ, कैलकुलेट नहीं किया सर, पता था। सीधा आ गया 1 मॉलिक्यूल्स। देखो यहाँ तो 1 मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन का कितना आइटम है, ये तो डायरेक्ट आ गया 1 मॉलिक्यूल्स। इसमें हाफ आया था तब 1 किए थे, और यहाँ से देखिए 1 मॉलिक्यूल आया तो क्या हो गया 1 मॉलिक्यूल H2 में कितना है एटम 2 है, कैलकुलेट हो गया। एक सिंपल वे है, सिर्फ इसे लिखा जा रहा है, इसीलिए ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं कर लीजिएगा जो क्या लिखा, ठीक है। एटॉमिसिटी में प्रॉब्लम नहीं है, बट मैंने बताया आपको लिखने में इसे हेल्प मिलेगा। एनीवे, अब दूसरा जो पॉइंट है उसको लिखोगे, उसको समझोगे बहुत बढ़िया ढंग से, इसे भी लिख लो और उसे समझोगे, जिसका नाम है वेपर डेंसिटी। कैसे हम लोग एवोगाड्रो लॉ से वेपर डेंसिटी कैलकुलेट करते हैं, नया बात सीखने के लिए आप जा रहे हैं, बहुत ही शानदार है ये, और इससे आपको डेंसिटी का कंसेप्ट आए। डेंसिटी क्या होता है, वेपर डेंसिटी होता है, एब्सोल्यूट डेंसिटी होता है, स्पेसिफिक डेंसिटी होता है, जिससे स्पेसिफिक ग्रेविटी भी कहते हैं। 3 टाइप्स ऑफ डेंसिटी होता है, वो डेंसिटी समझ में आए, नहीं तो फिर समझ में नहीं आता है। आज वो क्लास है, अच्छे ढंग से उसे दिमाग में बैठाओ क्या करें। तो चलिए उसके बाद एक सिंगल नोटेशन दीजिएगा, चलो देखो तो इसको लिख पाए, पहले लिखने का कोशिश करो। हो गया, इरेज करें, आदित्य देखो लिख पाए, यस प्रीति इरेज करें,
बोलिएगा तब Yes, पता sir. चलेगा लीकेज लीकेज। यस Yes, सर। sir. समय कम रहता है और तो ज्यादा पढ़ना है। इसका फिर से क्या किया, एक सिंगल नोटेशन दिया, हाँ, और लिखते हैं टू फाइंड द वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी ऑफ volatile compound। वोलाटाइल मीन्स होता है ओरेंसी। वेपर डेंसिटी फाइंड करना है आपको वोलाटाइल कंपाउंड जिसका वेपर फेज आता है। जैसे बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस होता है, उसे रखोगे लिक्विड स्टेट में तो अपने आप वोलाटाइल नेचर होता है। जैसे डाइक्लोरो आपको मीथेन हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया, वो अपने आप आपको वेपर फेज में आता है। बहुत सारे सॉलिड होता है डायरेक्ट आपको वेपर फेज में आता है। तो लिखा गया टू फाइंड द वेपर डेंसिटी। ये वेपर डेंसिटी, इस बात का ध्यान रखेंगे, वेपर डेंसिटी ऑफ वोलेटाइल कंपाउंड, इस कंपाउंड का हम लोग को वेपर डेंसिटी फाइंड करना है। तो देखो कैसे होगा, इससे ध्यान रखना है। पहले तो वेपर डेंसिटी को, वेपर डेंसिटी ऐसे हम लोग डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला लिखते हैं मास ऑफ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ, लिखिएगा मास ऑफ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ, बोल भी रहे लिखिएगा, any gases at STP are divided by mass of same volume of H2 gas at STP। देखो क्या लिखा, वेपर डेंसिटी को VD से डिनोट किए और वेपर डेंसिटी इक्वल टू लिखे क्या, मास ऑफ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ एनी गैसेज। कोई गैसेज है कोई कंटेनर में, तो उसका सर्टेन वॉल्यूम, उसका मास, और डिवाइड कर देना है मास ऑफ सेम वॉल्यूम। जो वॉल्यूम आपको किसी गैसेज का कंसीडर किए हैं 10 ml, तो 10 ml ही 10 ml ही हाइड्रोजन गैस, उसका मास को डिवाइड कर देने से वेपर डेंसिटी आ जाता है। इसी को प्रूव करना है। एक्चुअली जब इसे वेपर डेंसिटी हम लोग फाइंड करेंगे तो वेपर डेंसिटी इक्वल टू आएगा मॉलिक्यूलर मास बाय 2। याद करो इस फार्मूला को पहले, तब प्रूव करेंगे। वेपर डेंसिटी इक्वल टू मॉलिक्यूलर, M4 है मॉलिक्यूलर मास, M4 है मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास है ये, क्लियर। तो वेपर डेंसिटी का पहले रिलेशन पहले बता दिया आपको, ये याद रखोगे, मॉलिक्यूलर मास बाय 2, मॉलिक्यूलर मास बाय 2, मॉलिक्यूलर मास बाय 2। और यहाँ जो वर्ड लिखा गया मास ऑफ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ एनी गैसेज एट एसटीपी, जो भी कैलकुलेशन करेंगे एसटीपी पे करें या एनटीपी पे करें, और मास ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ H2 गैस। कहने का मीनिंग ये हो गया, हाइड्रोजन के रिलेटिवली हम लोग इसको कैलकुलेट, हाइड्रोजन गैसेज का जो मासेज है, वो जो वॉल्यूम रखा गया है किसी गैसेज का, तो हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में इसका स्टडी करें। इसीलिए कभी कभी वेपर डेंसिटी को रिलेटिव आपको डेंसिटी भी कहा जाता है। इसका वर्ड एक और आता है जिसे हम लोग कहते हैं रिलेटिव डेंसिटी। तो यहाँ पे वर्ड देखेंगे, इसे कहा जाता है, एक वर्ड वेपर डेंसिटी तो लिखे ही, इसको बोला जाता है रिलेटिव डेंसिटी। कभी कभी वर्ड ये सब आ जाता है तो आप याद रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। वेपर डेंसिटी को ही रिलेटिव डेंसिटी कहा जाता है, क्यों, तो हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में ये फाइंड करते हैं हम लोग। और आप थोड़ा सा देखो ना, मान लो घर में ही बहुत सारा कंटेनर कुछ भी रहता है आपको, जार वगैरह, उसमें जो गैसेज है उसका जो मासेज है उतना रख लेंगे एसटीपी पे, और हाइड्रोजन आपको क्या करेंगे, उतना ही, जितना गैस कोई भी आपको सब्सटेंस है उसका जो गैसेज है, ठीक है, उसका जो मास, जितना भी मास होगा वजन करके, वेट करके, उसमें डिवाइड कर देंगे उतना ही गैस, यानी उतना ही मास हाइड्रोजन गैस का। तो जो आएगा वैल्यू
वो वेपर डेंसिटी कहलाएगा किसका, वो गैसेज का। यही इसका फार्मूला होगा। अब आप इसे प्रूव करके आपको दिखाना पड़ेगा जो वेपर डेंसिटी इक्वल टू ये कैसे होता है। ये जो वर्ड लिखा गया फार्मूला ये क्लियर हो गया। तो कोई भी गैस का आपको वेपर डेंसिटी फाइंड करना है, कोई भी गैस का, तो उसका एक पर्टिकुलर मास ले लीजिएगा, सर्टेन मास ले लीजिएगा। सर्टेन मास कैसे होगा, तो कुछ वॉल्यूम कंसीडर करेंगे, उसका मास देख लेंगे कितना हुआ, मेजर कर लेंगे, और उतना ही मास आपको सेम वॉल्यूम, यहाँ देखिए मास ऑफ सेम वॉल्यूम, मतलब इसका वॉल्यूम इतना लेना है जो मास सेम हो जाए जो गैस रखा गया है। अब वो भी आपको एसटीपी पे, जब दोनों को डिवाइड करेंगे तो जो आएगा वो वैल्यू होगा वेपर डेंसिटी ऑफ किसका, जिस गैस का आप मेजर कर, इसके रिस्पेक्ट में, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट। तो पहले तो ये थोड़ा सा वर्ड हम लोगों को आपके दिमाग में आ रहेगा, इसे प्रूव करना पड़ेगा वेपर डेंसिटी मॉलिक्यूलर मास बाय 2 क्यों होता है। तो प्रूव करके दिखाते हैं। इसे रिलेटिव डेंसिटी भी क्यों कहते हैं, क्लियर कर दिया। हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में स्टडी करते हैं हम लोग, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में ये कैलकुलेट करते हैं किसी भी गैसेज का। देखो कैसे प्रूव करेंगे। वेपर डेंसिटी इक्वल टू इतना लिखा गया, फार्मूला लिखा गया। यहां हम लोग क्या करते हैं, लेट VmL ऑफ any gases contain X molecules now वेपर डेंसिटी VD इक्वल टू आप लिख सकते हैं, मान ली क्या VmL कोई गैस है, उसमें X मॉलिक्यूल्स है, X मॉलिक्यूल्स ऑफ, यहाँ कर दो, और X मॉलिक्यूल्स ऑफ दैट गैस, और क्लियर रहेगा। और एक वर्ड और जोड़ दो, एट क्या STP। तो हम लोग देखिए क्या वेपर डेंसिटी यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। वेपर डेंसिटी कैसे फाइंड करेंगे, तो VmL मान लिए हैं, यहाँ मास ऑफ सर्टेन वॉल्यूम, तो क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ, थोड़ा ध्यान से देखना, VmL ऑफ सर्टेन वॉल्यूम का मतलब क्या, कुछ भी ml, तो VmL यहां मान लिए VmL ऑफ एनी गैसेस एट STP। यहां डिवाइड कर दी किससे, हाइड्रोजन का कितना लेना पड़ेगा, उतना ही लेना पड़ेगा, क्योंकि हाइड्रोजन भी तो आपको बोले सर्टेन, यहाँ देखिए सेम वॉल्यूम, मास ऑफ, तो लिखना पड़ेगा मास ऑफ VmL ऑफ H2 गैस एट STP। कुछ नहीं किए हैं, आप थोड़ा ध्यान से देखो, ये VmL कर ली, यही वर्ड ऊपर में भी लिखे थे उसे VmL कर ली, यहाँ जो लिखे थे सर्टेन वॉल्यूम, मीनिंग वही। अगर ये V वॉल्यूम है तो ये भी वॉल्यूम हो जाएगा, और करके लिखेंगे VD इक्वल टू वेपर डेंसिटी इक्वल टू मास ऑफ VmL ऑफ एनी गैसेस। यहाँ आप एवोगाड्रो लॉ देखो, अगर इसका VmL है, इसका भी VmL है, तो कोई जो गैसेज यहाँ पे कंसीडर किए हो उसमें मॉलिक्यूल्स कितना होगा, X होगा, क्योंकि यहाँ ये कंसीडर किए VmL कोई गैसेज, उसमें X मॉलिक्यूल्स है। तो क्या आप इस स्टेटमेंट को लिख सकते हो ऐसा, तो ध्यान से देखना, मास ऑफ V के जगह लिख सकते हो X मॉलिक्यूल्स ऑफ, देखो एनी गैसेज चेंज कर दिए एट STP, चेंज कर दिए। ये VmL से X मॉलिक्यूल्स ले आए। अगर एवोगाड्रो लॉ नहीं होता तो आप ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि आप एवोगाड्रो लॉ ही कहता है, देखो यहां भी लिख दिए X मॉलिक्यूल्स ऑफ इसका H2 गैस एट क्या STP। थोड़ा ध्यान से देखना, मैंने कुछ नहीं किया, कोई गैसेज है उसका वेपर डेंसिटी फाइंड करना है, उसका VmL ले लिए, और उसमें X मॉलिक्यूल्स है ऐसा कंसीडर किए, कुछ तो मॉलिक्यूल्स होगा ना उसमें। तो यहाँ लिखने का तरीका जो वेपर डेंसिटी का क्या होगा,
चूंकि सर्टेन वॉल्यूम लिखा जाता है, मास ऑफ सर्टेन वॉल्यूम, तो चूंकि VmL है तो यहाँ पे VmL रखेंगे, और उतना ही वॉल्यूम रखा जाता है हाइड्रोजन का, उतना ही वॉल्यूम हाइड्रोजन का लिया जाता है, तो VmL ये भी रखा जाएगा। और दोनों सेम वॉल्यूम है तो X मॉलिक्यूल्स आएगा इसका भी, कोई भी गैसेज का, और X मॉलिक्यूल्स किसका आएगा, हाइड्रोजन, वही कर दिए। क्योंकि वॉल्यूम सेम है तो इसका भी X मॉलिक्यूल्स जो गैसेज आप जिसका वेपर डेंसिटी आप फाइंड करना चाहते हैं एनी गैसेज के, लेकिन कंडीशन क्या है, STP पे होना चाहिए, और इसका भी क्या होगा, X मॉलिक्यूल्स होगा। तो इसका क्या मीनिंग हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ एवोगाड्रो लॉ जो है उसका एप्लीकेशन जो हम लोग देख रहे हैं, तो वेपर डेंसिटी फाइंड करने में इसका हेल्प हो रहा है। अगर ये डिफरेंट देखो यहाँ पे X, यहाँ जो लिखा गया VmL उसमें जो X मॉलिक्यूल्स दोनों का कंसीडर किए हो, दोनों अलग नेचर का गैस है, या हाइड्रोजन है, ये क्या है, आपको कोई भी गैस है, कभी आप नहीं लिख पाते। अगर एवोगाड्रो लॉ नहीं होता जो प्रीवियस आपको पढ़ाए, तो कितना भी आपको कोई भी गैसेज रहेगा, अगर वॉल्यूम सेम है, प्रेशर और टेम्परेचर सेम है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सब में सेम। इसीलिए यहाँ पे इसको हम लोग कन्वर्ट कर पाए, और करके हम लोग लिख सकते हैं, समझ में आ गया होगा, वेपर डेंसिटी इक्वल टू लिख सकते हैं मास ऑफ X मॉलिक्यूल्स है, तो X को बाहर कर लो, तो X मल्टीपल लिख सकते हैं मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ एनी गैसेस एट STP। एक ही मीनिंग हुआ, X मॉलिक्यूल्स है, X को बाहर कर लो, अब मास ऑफ 1 की फिर से मल्टीप्लाई करो तो वही हो जाएगा। इसमें भी वही किए, X को बाहर कर लिए, तो X मल्टीपल लिख सकते हैं हम लोग मास ऑफ, देखो 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2 गैस, हाइड्रोजन गैस एट इस पे STP। इससे फायदा ये हुआ जो X आपको कट जाएगा, आप और करके लिख पाओगे। फिर यहाँ और करके लिखते हैं VD इक्वल टू X कट गया तो क्या रखो, क्या आया, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ एनी गैसेस, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ, यहाँ लिख देते हैं एनी गैसेस एट STP, और डिवाइड कर दिए हम लोग इसको, ये अलग है, ध्यान देना। अब फिर नीचे लिखेंगे क्या, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2 गैस एट STP। देखो ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, ये देखिए तो आप लिख पाए, यहां से स्टार्ट किए थे, यस सर। आप लोग भी बोलिए अगर लिख पाए तो फिर फिनिश करेंगे। दोनों को Yes, 1 sir, लिख मॉलिक्यूल्स लिए। के टर्म में ले आए हैं, हाँ दोनों को 1 मॉलिक्यूल्स के टर्म में ले आए हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये फॉर्मूला था सर्टेन या सेम वॉल्यूम, इसको VmL मानी थी, VmL हो गया, इसमें X मॉलिक्यूल्स है, इसमें भी X मॉलिक्यूल्स है, होगा एवोगाड्रो लॉ यही अप्लाई हो रहा है, देखो, और X को बाहर कर लिया, X को बाहर कर लिया, कट गया। और करके हम लोग लिख सकते हैं VD इक्वल टू मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ एनी गैसेस एट STP। कैसे लिखते हैं, याद है 1 मॉलिक्यूल्स का मास हम लोग कैसे लिखते थे, AMU के फॉर्म में। इसे मॉलिक्यूलर मास ऐसे लिख सकते हैं कोई भी गैस का, कैपिटल M, और यहां लिखेंगे AMU, एटॉमिक मास यूनिट होता था, तो हम लोग उसके एक मॉलिक्यूल्स का मास कहते थे, इसी का। इसका मतलब हुआ वो मॉलिक्यूलर मास रहा होगा और उसका यूनिट क्या रहा होगा, 1 AMU, यानी AMU यहाँ पे जोड़ देंगे, तो इतना MU मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास जो भी रहा होगा इसका। तो यहाँ तो चूंकि मॉलिक्यूल्स है तो मॉलिक्यूलर मास के लिए देखेंगे, तो मॉलिक्यूलर मास में भी MU अगर जुड़ जाता है उसके एक मॉलिक्यूल्स का मास होता है। जो गैसेस कंसीडर कर रहे हो यहाँ, वो हम लोग को पता नहीं, सारे गैसेस के लिए ऐसा हो जाएगा वेपर डेंसिटी, इसीलिए एनी गैस करके लिखा है, तो ऐसा लिख सकते हैं। और हाइड्रोजन के लिए क्या लिख सकते हैं, हाइड्रोजन का तो मास है, ये तो नॉन गैस है, इसके एक मॉलिक्यूल के लिए क्या लिख सकते हैं, कोई बोलो सर 2 AMU। 2, यहाँ क्या AMU, AMU। तो ध्यान देना।
ये तो पता नहीं था, तो m कर लिए, इसमें भी mu जोड़ेंगे तो एक मॉलिक्यूल का मास होगा, पढ़ा लिए पहले फर्स्ट या सेकेंड क्लास में। और ये क्या हो गया, 2 है, यहाँ देखो 1 है, ये हाइड्रोजन का मास 2 होता है, तो 2 mu जोड़ दिए तो 2mu इक्वल टू क्या हुआ, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, यही ना पढ़े थे, 2mu इक्वल टू मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन।